हो गया ना। चलो सुनो, अभी तक बेटा हमने डायमेंशंस और क्या कहते अपन नेचर ऑफ द मटेरियल, इन दो फैक्टर्स का बेटा इंपैक्ट देखा था कि रेजिस्टेंस पे कैसा असर होता है कि नहीं। उसके बाद हमने ये देखा कि अगेन इफ यू आर कनेक्टिंग अ बैटरी इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस विद द सेम कंडक्टर, हाँ डायमेंशंस जो है वो उलट पुलट हो जाते हैं, और फिर हम ये देखा कि फाइनली रेजिस्टेंस फिर से इंपैक्ट कर लेती है कि नहीं बेटा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपका रेजिस्टेंस जिस पे डिपेंड करता है, दैट इज द टेम्परेचर। क्या? अब टेम्परेचर डिपेंडेंस अगर हम देखें बेटा, टेम्परेचर का इंपैक्ट क्या रहता है रेजिस्टेंस पे, उसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस छू क्या? मैंने आपको कहा था बेटा, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंडक्टर है, क्या छू, जिसकी लेंथ बेटा फॉर एग्जांपल एल है, तो आपने जनरल कॉन्सेप्ट ये देखा था कि जो कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड्स में, इनके पास कर्नल्स होते हैं, विच आर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं कि नहीं। इसके साथ साथ बेटा इन्हीं कर्नल्स के साथ साथ इनके डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डिस्प्लेस्ड लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो कहीं ना कहीं इसी सिस्टम में होते हैं लेकिन थोड़ा दूर चले गए होते हैं। जब सिस्टम उनको पुकारेगा तिमिन वापस फिक्रिशा तरह, इट इज नॉट दैट दे हैव बीन लॉस्ट, दे आर कर्नल्स, they are not cations। क्लियर? अच्छा, ओके। अब बेटा हमने ये देखा, जनरली कंसेप्ट ये देखा हमने कि जो कर्नल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास मोशन होती है, लेकिन मैंने आपको बड़ा पर्टिकुलर बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स यमन ये आसान और ट्रांसलेटरी मोशन, कौन मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। कहने का मतलब बेटा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस कवर कर सकते हैं। बात समझ रहा है ना। इन जनरल इनके पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। कितनी? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। कहने का मतलब ये अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस जा सकते हैं। क्लियर? अच्छा, और आपने शायद बेटा क्लास 11th में अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो ऐसा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जब आपका टेम्परेचर T केल्विन होता है तो नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ विल डिटरमाइन कि इस सिस्टम के पास कितनी इंटरनल एनर्जी होगी या इस सिस्टम के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या ठीक? एंड द एक्सप्रेशन अगर आपको याद होगा, काइनेटिक एनर्जी सम बराबर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 into kT, where F is the number of degrees of freedom, K is the Boltzmann constant, T is the temperature on the Kelvin scale। अच्छा ठीक? अब देखो concept समझो, F kT by 2, it is the kinetic energy possessed by one molecule or one atom or one electron at T kelvins। बात समझ रहे? क्लियर? अच्छा, अब आप इसको बेटा नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कॉन्सेप्ट लगा दो। इलेक्ट्रॉन के पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 3। छाकिर ना, और वो तीनों क्या है? ट्रांसलेटरी। क्या है? तो हम देखते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन की होती है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट इज 3/2 kT। क्लियर? अच्छा, लेकिन यह काइनेटिक एनर्जी चला हाफ ऑफ m v rms², 6 एवरेज वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन ईशा प्रतिमा मान दैट दिस इज द आरएमएस वेलोसिटी। अब उस इलेक्ट्रॉन के लिए जो आरएमएस वेलोसिटी निकलेगी बेटा, आरएमएस वेलोसिटी दैट विल बी 3 kT अपॉन स्मॉल m का स्क्वायर रूट। यही एनर्जी है तो एक इलेक्ट्रॉन की है, यही एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए जब वेलोसिटी निकालोगे तो कांसेप्ट लगेगा इनटू एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर से देखिएगा यार, इट विल बी 3 RT अपॉन कैपिटल M। बात समझ रहा है कि नहीं? पूरे गैस का क्या, पूरे इलेक्ट्रॉन जितने भी थे और तब गैस कौन सा, अरे ये तो तूने पढ़ा होगा कि अगर हम 3 kT by m लिखते हैं तो ये पता का बराबर गैस कांस्टेंट। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द गैस कांस्टेंट विद द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? शाबाश, गैस कांस्टेंट सुना सा इट इज k डिवाइड बाय na। कितना? k by na, हाँ k by na। क्योंकि अच्छा इस पर इशू ना था, शायद उल्टा है। ये देखो ऐसे इशू ना, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, जब एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो कब लगेगा इसको Na इधर, वो लगेगा कि नहीं? तो ये क्या बन जाता है? तिलवेल लगेगा हेड थे Na, तो K Na is R, so Boltzmann's constant is R by Na। this is Boltzmann constant, gas constant divided by Avogadro's number। अच्छा ठीक, यह कांसेप्ट इसी से लगा पूछो। ये जब यहां पर तू एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब आएगा ना मोलर मास, तो आएगा कैपिटल M। ऊपर जब यही एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा Na into K, वो जो क्या गैस कांस्टेंट, तो आता है एक्सप्रेशन क्या 3RT by M। बात समझ रहे हैं? अब समझने की कोशिश कर।
एक मोल हो या बेटा एक इलेक्ट्रॉन इकलौता हो, जनरली देखा जा रहा है कि आरएमएस वेलोसिटी जो है सच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, है कि नहीं? आरएमएस वेलोसिटी जो है बेटा वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ, मगर ये कुछ टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर ऑन द एब्सोल्यूट स्केल, किस स्केल पे? अब दिमाग लगा, हमने कहा बेटा कि जो ये रैंडम मोशन, इलेक्ट्रॉन्स कॉमन मोशन में चला, ट्रांसलेटरी हो, जनरली इट इज अलोंग एक्स, इट इज अलोंग वाई, इट इज अलोंग जी, है तो ये रैंडम छाकिन ना। लेकिन बेटा कर्नल्स की बात जब हम करते हैं, किन की बात करते हैं? कर्नल्स प्योरली दे आर बाउंड टू द सिस्टम, वो चल नहीं सकते। हाँ बेटा वो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन दिखाते हैं, बात समझ रहे? तो ये क्या इन हवान वाइब्रेशंस, क्या हवान या चाहवान सिंपली ऑसिलेशंस। अब वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस में क्या फर्क है, ये दिमाग समझता हूं। जो वाइब्रेशंस होती है बड़ी तेज होती है, उनका एम्पलीट्यूड जो होता है वो ज्यादा नहीं होता। तो जब एम्पलीट्यूड कम होगा यानी कि मीन डिस्प्लेसमेंट की बात अगर होगी, देखो पेंडुलम है, पेंडुलम है ना योरदाम गसित, पेपर है ना योरदाम गसित, तो इसका एम्पलीट्यूड ये कहलाता है ना द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। लेकिन बेटा यहां पर जब ये एम्पलीट्यूड छोटा होगा तो जल्दी जल्दी साइकिल्स होंगे ना, जल्दी जल्दी साइकिल्स होने का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होता है आप उसको ऑसिलेशन नहीं कहते, आप उसको वाइब्रेशन कहते हैं। क्या छुपना चाहिए? ऑसिलेशन चाहिए, मगर एवरी ऑसिलेशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ वाइब्रेशन। बात समझ रहा है? अलबत्ता एवरी वाइब्रेशन इज एन ऑसिलेशन बाय द कांसेप्ट दैट वाइब्रेशंस आर वेरी फास्ट। ऑसिलेशन के चुज गई इधर चकसत पानगार, मगर हर दो एक सफा मारवागी मीन पोजीशन। ऑसिलेशन बड़ा दूर है, तेरा एम्पलीट्यूड मीन चो सफा मरवा, लेकिन वहां से जा सकता है तू 90 फीट के उस वाले चौक पे, यहां से जा सकता है तू 90 फीट के इस वाले चौक पे, तो बड़ी एम्पलीट्यूड्स हो रही है। इनको टाइम भी लगता होगा ना ज्यादा। फ्रीक्वेंसी क्या है? 100 में एक लड़ी मानी वर्ड्स कितना या फिर रेशियो तारा। सो जनरली बेटा वाइब्रेशंस बड़ी तेज होती है, इनका फ्रीक्वेंसी बड़ा तेज होता है, इनका एम्पलीट्यूड कम होता है। लेकिन जब हम फैन सुना, फैन ये घूमता है ना बड़ा तेज, ये ऑसिलेटरी मोशन, मगर वन वाज वाइब्रेशन। आपका फोन क्या करता है? ऑसिलेट वाइब्रेट, क्यों? बड़ा तेज हो रहा होता है। बात समझ रहा है? क्लियर हुआ वाइब्रेशन? उनसे मैंने टर्मिनोलॉजी यहां पर इस्तेमाल की वाइब्रेशन, इसलिए मैंने बताया दलील क्या है बड़ा वाइब्रेशन। चलिए अब समझो बेटा, अब हम ये देखते हैं बेटा कि जो ये जनरल कांसेप्ट था, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है कि करंट कैसे चलती। मैंने आपको कहा था जब ये वाली चीज हो रही होती है रैंडम मोशन है सब कुछ, देयरफॉर बेटा देयर इज नो नेट ट्रांसफरेंस। देखो ये वाली चीज तो अपनी जगह छोड़ने वाली नहीं है। अब अगर जगह छोड़ने वाली क्षमता है किसी के पास, वो किसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं उधर इधर, ठीक ठाक है, लेकिन चूंकि रैंडम मोशन है, क्लाउड ऑफ शॉसन इलेक्ट्रॉन जनरेट हो, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं अगर ये क्रॉस सेक्शन नहीं अच्छे विचारी की नेट ट्रांसफरेंस को यूर, हम ये देख ही नहीं सकते कि नेट ट्रांसफरेंस इधर है। क्यों? क्योंकि जितना इधर हो रहा होता है उतना इधर हो रहा होता है। इफेक्टिवली नो नेट ट्रांसफरेंस एंड देयरफॉर नो करंट्स, देयरफॉर। लेकिन बेटा फिर आपको मैंने कांसेप्ट लगाया था, अब अगर बेटा आप इसी कंडक्टर को एक बैटरी दे दो, क्या दोगे? तो बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, जो ट्रैफिक पुलिस, गोल्गी apparatus, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, छाकिन ना इधर पर ये जब आपने वोल्टेज सप्लाई किया तो इट इज अ काइंड ऑफ रोब अप टू दीस इलेक्ट्रॉन्स। ओ भाई कर क्या रहे हो? क्यों? क्योंकि जब पोटेंशियल तब इलेक्ट्रिक फील्ड। पढ़ा है ना तूने कांसेप्ट? वही मैं क्यों ये नए से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं शुमान हूं दरअसल टेंपरेचर क्या करे बना दे ली। देख इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगने वाला है किन पे? कर्नल्स पे भी और इलेक्ट्रॉन्स पे भी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है यार वो तो फोर्स यहां की तरफ लगेगा ना, लेकिन कर्नल्स पे फोर्स, मगर समझ कर्नल बड़ा भारी चीज है, वो इस फोर्स से आगे नहीं जाता। अलबत्ता इलेक्ट्रॉन्स पे बेटा फोर्स लग रहा है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, इसकी वजह से वो चलने लगता है, इसकी वजह से वो, और जब वो चलने की कोशिश करता है बेटा, समझने की कोशिश करो, जब वो चलने की कोशिश करता है तो Fe इज इक्वल, पढ़ा है तूने, माइनस E इनटू E, और मुझे कितना, इट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन फोर्स का कांसेप्ट तूने पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, सो इज ना माइनस E या क्लियर छा, व्हिच इंप्लाइज बेटा जो एक्सेलरेशन है सिस्टम में वो है माइनस E अपॉन m, क्लियर छा। यानी कि जितना भारी सब्सटेंस होगा ज्यादा एक्सेलरेशन उसकी होगी क्या? कम। नेगेटिव सिग्निफाइज द डायरेक्शन जस्ट, ठीक, इट इज नॉट रिटार्डेशन, इट इज एक्सेलरेशन।
इन्हें से बात ये नेगेटिव टीचर रिटार्डेशन नहीं, ऐसा नहीं, इट इज एक्सेलरेटिंग। और फिर आपने बेटा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि भाई एक्सेलरेशन को रिश्ता है रिलैक्सेशन टाइम के साथ, एंड फाइनली वी ऑब्टेन समथिंग कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद है कि ना? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है बेटा वो कितना है, शाबाश, दैट विल बी माइनस E upon m into tau। ये हमने चीजें ऑलरेडी पढ़ी। और मैंने ये भी कहा था कि अच्छा सुनो एक और बात जो शायद मैं पिछली बार भूल गया था, आज मौका मिला तो बोल रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन चलता है ना, इट इज नॉट दैट इट इज फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन पाथ्स। ऐसा नहीं होता कि आपका कंडक्टर था और आपने फोर्स दे दिया तो इलेक्ट्रॉन बराबर स्ट्रेट लाइन, नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। जो आपका इलेक्ट्रॉन है इट इज फॉलोइंग पैराबोलिक पाथ। उस पाथ इट इज नॉट दैट इट इज फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज फॉलोइंग द पैराबोलिक पाथ। क्यों? क्योंकि तूने मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कांसेप्ट पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी पाथवेज थ्रू व्हिच अ टेस्ट चार्ज विल मूव। याद है कि नहीं? लेकिन वो कभी स्ट्रेट थी? कभी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, मैंने कहा दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, तिमची बल जड़ गसान अच्छा गसान। Therefore, it's a straight path. Straight का मतलब यार ये इसको कुछ बोल ही नहीं रहा, रिपल्शन होना चाहिए। क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, हर कोई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इफेक्टिवली अच्छा बल्ज सिस्टम, इफेक्टिवली आपका जो रास्ता है, रास्ता दैट इज अ पैराबोलिक फैशन। क्या छू? जो ये पैराबोलिक पाथ होता है बेटा, ये छू ना स्ट्रेट आसान की छू, बट इट इज फॉलोइंग द स्क्वायर क्वाड्रेटिक फंक्शन। बात समझ रहे हैं कि? हाँ, अच्छी दलील थी जो कांसेप्ट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, आज तो कोई नई चीज नहीं, ठीक है। अब बेटा हमने ये भी देखा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसका एवरेज वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहता है? अब जब बंदे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी लग गई, आपका सिस्टम यहां पर था, इलेक्ट्रॉन को बोला गया फॉर एग्जांपल चलो, अब जब वो चल रहा है, अब कंडक्टर्स में करंट्स एचर्स के अर्थ कंडक्टर्स में बाकी इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने देखा बेटा ये तो चलने की क्षमता ऐसे रखता था, लेकिन मसला ये कि जब बंदा चला तो उसको कर्नल मिला, टक्कर हो गई। टक्कर पता है कैसा? ये नहीं वो हेड ऑन कोलिजन जो आप पढ़ते हो, व्हाट आर कोलिजंस? शाबाश। When a body has a tendency to change its path, it is not that इलेक्ट्रॉन चला यहां पर करना था ठक पग ऊपर, ऐसा नहीं बेटा। there is a concept called as the distance of closest approach, distance of closest। पहले समझने की कोशिश कर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तूने अब महारत हासिल की है। आपका एक कर्नल इधर पे है, बात समझने की कोशिश करना, और यहां से एक और इलेक्ट्रॉन है, यहां से एक और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तू मुझे एक बात बता, ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये मिस इलेक्ट्रॉन पाना स्टेशन। जब आपने लाइक चार्जेस को नजदीक लाया, आपने खुद बोला रिपल्शन, और कहा कि नहीं। क्यों? रीजन क्या था बेटा? आपने कांसेप्ट पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का, गामा Q1 Q2 डिवाइड बाय R, और था कि ना? चला कांसेप्ट लगा, जो ये Q1 है, जो ये Q2 है बेटा, फॉर एग्जांपल ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी आएगी ना बेटा पॉजिटिव या कितना। अब जब इलेक्ट्रॉन आ रहा है नजदीक, वो किस एनर्जी से आ रहा था नजदीक? काइनेटिक एनर्जी। सुना आप पाके जल्दी, इसमें इलेक्ट्रॉन की मिसलेज, काइनेटिक एनर्जी लग गई, उसकी वजह से डिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बेटा कम हो रहा है, लेकिन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो आपका सिस्टम जब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, खबर सु ग्राफ छू याद, जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा ज्यादा होती है और डिस्टेंस कम करने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, डिस्टेंस कम करने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो तूने कहा था जो नेचर ऑफ द फोर्स होगा बेटा वो होगा रिपल्सिव। सिस्टम नहीं चाहता कि ये हो, सिस्टम बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, सिस्टम जो मजबूर कर ये आ रहे थे नजदीक, तो ये नजदीक है। इट इज नॉट दैट दिस इज हैपनिंग, नो, ये एक दूसरे के फील्ड में जब घुस गए ना, उतनी एनर्जी मिलती ही नहीं इस इलेक्ट्रॉन को कि ये अब इसको हेड ऑन कोलिजन का। हाँ, जितनी ज्यादा काइनेटिक उतना ज्यादा नजदीक ही जा सकता है, बात समझ रहा है, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं मिलती कि इलेक्ट्रॉन आ गया तो ढाई ना, इलेक्ट्रॉन आ गया वो थोक नहीं, थक गया डिसरप्ट, ये मजबूर हो जाता है सिस्टम एक दूसरे को दूर करने में, तो इसीलिए जिगजैग पाथ्स आ जाते हैं। वो एमसा भी चक्कर मुझे बे समझा, मुझे बे एनर्जी दिमा बैटरी फिर से चला। सर ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट लगाया इलेक्ट्रॉन, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल क्या बने मिस बेसा मला हो रहा कर्नल करने में मजबूर योज गसा या कोई सर वो कर्नल यो को आप बोले वो ये कोलिजन की बात हो रही है ना, ही इज चेंजिंग हिज पाथ, और पाथ चेंज करने की वजह से बेटा हम ये देखते हैं मोशन अब स्मूथ नहीं रही,
मोशन स्मूथ नहीं, इसको कोलिजन्स हो रहे हैं और कोलिजन्स की वजह से हम ये देख रहे हैं बेटा इसमें ऑपोजिशन टू फ्री फ्लो हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? और इसी ऑपोजिशन को बेटा तू रेजिस्टेंस कहता है। क्या कहता है? रेजिस्टेंस। और समझने की कोशिश कर, जो ये डिस्टेंस चला, जो ये डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द कोलिजन टू द अनदर कोलिजन, इट इज द फ्री पाथ। क्या छू? और बेटा आप इस फ्री पाथ को एवरेज करो ओवर ऑल द कोलिजन्स, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट द मीन फ्री पाथ। क्या क्या मिली सर? और आपकी वेलोसिटी जो होती है, सो इसमें एवरेज वेलोसिटी, सो दैट इज बराबर मीन फ्री पाथ लैम्डा डिवाइड बाय द टाइम, जिस टाइम के लिए चला। दैट टाइम इज कॉल्ड एज द रिलैक्सेशन टाइम। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, है कि नहीं? अब समझ लगा, यहां पर दिमाग लगा। जो ये लैम्डा है, लैम्डा छू गया मीन फ्री पाथ। अच्छा, मीन फ्री पाथ इस इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है, क्योंकि युथुई पोक बेई टाकर इफेक्टिवली एवरेज वेलोसिटी के ना कम एमी छू चांस ड्रिफ्ट वेलोसिटी आसान 0.1 टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने कहा बहुत स्लो होता है इलेक्ट्रॉन। बात समझ क्लियर? अच्छा, अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे बेटा, जो ये रेजिस्टेंस है which is again due to the collisions, which is the opposition to the free flow, इसका इंपैक्ट, इस पे असर कैसे पड़ता है अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। बात समझ रहे हैं? क्लियर? अच्छा, बकरी मैथमेटिकली तो एक्सप्लेन, बकरी एक्सप्लेन बाय द कांसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का कांसेप्ट क्या है? बंदा चला, उसको टक्कर मिल रही है। बात समझ रहे हैं बेटा? अगर आपने आप सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाया, सिस्टम का टेम्परेचर समानता ने आग का टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी ना, बढ़ेगी ना। अभी मैं इक्वेशंस को कुछ नहीं कर रहा, मैं देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर इक्वेशंस देखेंगे 2 सेकंड में, यही बात एक्सप्लेन। टेम्परेचर जब तू बढ़ाएगा, सिस्टम में चलने की क्षमता बढ़ेगी। सिस्टम में चलने की क्षमता मतलब बढ़ने का मतलब गॉड डिस्टेंस उस कवर कराएगी, ये डिस्टेंस था यह, क्योंकि यहां से यहां तक कोलिजन होने वाला था। अब समझ, अब बंदे को यही डिस्टेंस फिर से ट्रेवल करनी है, लेकिन इसको अवेलेबल टाइम अब कम है। क्यों? क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो हमें समझ आ रहा है कि यही डिस्टेंस अब ये कम टाइम में कवर करेगा। कम टाइम में कवर करने का मतलब मुझे लग रहा है बेटा, टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल मोशन बढ़ गई। और मानता है कि नहीं? जो थर्मल मोशन बेटा बढ़ गई, हमें ये समझ आ रहा है उसकी वजह से कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। कितना जल्दी जल्दी कोलिजन थे, कोलिजन करने का ही मतलब रेजिस्टेंस था। अब जब जल्दी जल्दी हो रहा है, इसका मीन फ्री पाथ तो था एक हिसाब से सेम ही, लेकिन हम ये देख रहे हैं बेटा टाइम जो था, टाइम अकल तावन पे सो टाइम वारिया कम इफेक्टिवली हम ये देख रहे हैं बेटा, उसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है कोलिजन करने की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब आपकी कोलिजन करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, सोई कंसेप्ट कोलिजन का होना ही रेजिस्टेंस था ना, फिर उसका समाना जगह इस सिस्टम में रेजिस्टेंस बढ़ गई। वो बढ़ गई कि नहीं? यानी कि टेम्परेचर बढ़ा, कंसेप्ट कह रहा है रेजिस्टेंस डेफिनेटली बढ़ेगी। अब ये बढ़ेगी कैसे? लीनियरली बढ़ेगी, इनवर्सली बढ़ेगी, स्क्वायर से बढ़ेगी, किसके बढ़ेगी? सुबह मैथ, मगर हश बना जमा ये बढ़नी चाहिए। ठीक है, अब यही कंसेप्ट बेटा लगा दो अगर आप इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है बेटा, हमारा कंसेप्ट कह रहा था कि जो आरएमएस वेलोसिटी होती है, आरएमएस वेलोसिटी टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से आरएमएस वेलोसिटी बढ़ती है, बिकॉज़ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, है कि नहीं? जब तेरा आरएमएस वेलोसिटी बढ़ेगा, जब तेरा आरएमएस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है? रिलैक्स ये मीन फ्री पाथ डिवाइड बाय टाउ। जब तेरा ये बढ़ेगा, ये इसमें तो चेंज नहीं आ रही या मास चेंज, तेल का अपने चेंज। तो जब ये वाली चीज बढ़ेगी, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? तो हमें समझ आ रहा है रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। ठीक है, अब रिलैक्सेशन टाइम जब बेटा कम हो गया, आपको फिर से वही कंसेप्ट आ रहा है ना कि अच्छा एक और चीज भी, आरएमएस वेलोसिटी क्या थी? शाबाश, अच्छा वो तो लिखा है, इट इज स्क्वायर रूट 3 kT/m। टेम्परेचर बढ़ गया, आरएमएस वेलोसिटी बढ़ गई, आरएमएस वेलोसिटी बढ़ गई तो रिलैक्सेशन टाइम हो गया कम। रिलैक्सेशन टाइम हो गया कम, कहने का मतलब फिर से है ना वही कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वही तो रेजिस्टेंस है। यहां तक तो समझ आ रहा है। अब फिर रेजिस्टेंस मैं तो फिर यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं अगेन बाय द कांसेप्ट, नॉट बाय द इक्वेशन। मां चला इक्वेशन मुझे 2 सेकंड में खत्म करो, 2 सेकंड के लिए इक्वेशन देखो बेटा।
ना स्पिरिट सोलिज्म, हाँ पाई का कंसेप्ट लगा। तूने मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी, तूने मेरे पास करंट पढ़ा, तूने करंट पढ़ा। ये अगर ये कंडक्टर है, इसका लेंथ है L, और फर्ज कर ले यार इसको तूने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया, बात समझने की कोशिश कर। करंट अप्लाई किया तो करंट तो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ANE, पढ़ा कि नहीं, पढ़ा कि नहीं? तो यार करंट 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 ओम्स लॉ पता, V इक्वल टू IR है कि नहीं? तो करंट के बदले लिख सकते हो पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वही तो है कि नहीं? दैट विल बी इक्वल टू बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी पढ़ा कितना, माइनस माइनस मतलब ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड क्या है से E अपॉन M इनटू टाउ ANE, क्लियर छा, व्हिच इंप्लाइज बेटा V बाय is equal electric field by the concept of the conservative force. Electric field is equal to minus dV upon dx. आज पोटेंशियल है V, लेकिन पूरी लेंथ में है L, तो लिखो V by L, माइनस मतलब डायरेक्शन है तो V by L, तो लिखा E V by M L टाउ ANE. कोई प्रॉब्लम तेरे से को रही V याद से तो लगा तो कांसेप्ट रेजिस्टेंस का तेरा बराबर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ml अपॉन 10 स्क्वायर, बराबर आंसर। वो इन दो थम सर मैथमेटिकली टेम्परेचर बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, रिलैक्सेशन टाइम, जब बेटा रिलैक्सेशन टाइम अब कम होगा, रेजिस्टेंस खुद सिस्टम की बात है, बात समझ रहे? सो दिस इज द रिलेशन ऑफ द रेजिस्टेंस विद द रिलैक्सेशन टाइम, इट मस्ट डिराइव, क्लियर छा? अच्छा रात ही छुटना मेरी फॉर रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस ऑन डायमेंशंस, चलो वन दिल कांसेप्ट शाबाश। रेजिस्टेंस है रो L अपॉन A, सुनिएरा ml अपॉन 10 स्क्वायर, जिगर ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, तो रेजिस्टिविटी का भी रिश्ता टाउ के साथ है, किसके साथ? m बाय नीट, याद था इसे क्या आधा लोग में होल कंटेन, सो रिजन इसे क्या याद नीट मांग इस मस्जिद वुश्त में दलील क्या है? कोलीज आपने बोला थर्मल मोशन बढ़ गई, आपने बोला रिलैक्सेशन टाइम दरअसल कम हो गया, आप कह रहे हो रिलैक्सेशन टाइम कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब बेटा फाइनली एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट दैट द रेजिस्टेंस ओनली इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी भी बढ़ रही है टेम्परेचर के साथ, बात समझ रहा है? इसीलिए मैंने तेको उस दिन ग्राफ्स दिखाए थे रेजिस्टिविटी के टेम्परेचर के साथ। पता है तेको सॉलिड्स में क्या दिखाया था, मेटल्स में ऐसा ग्राफ, रेजिस्टिविटी विद टाइम। अच्छा क्या कहते सुपर कंडक्टर में ऐसे दिखाया था रेजिस्टिविटी विद टाइम, बोला किसी सॉरी टेम्परेचर इशू टाइम के, रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा, हाँ रेजिस्टिविटी बढ़ता है, मगर किन के लिए? मेटल्स के लिए। किन के लिए? सुपर कंडक्टर्स के लिए भी बढ़ता है, लेकिन एक टेम्परेचर पर आपका रेजिस्टिविटी 0 होता है। और फिर आपको मैंने दिखाए थे बेटा सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, क्या कहा था? ग्राफ ऐसा है या उससे नहीं माना, यानी कि टेम्परेचर डज इंपैक्ट रेजिस्टिविटी एज वेल। You shouldn't that it is not that resistivity show unit volume, मतलब यूनिट वॉल्यूम को टेम्परेचर से असर पड़ता है, इफेक्टिवली रेजिस्टिविटी भी पड़ता है, बात समझ रहे हैं कि? So these are the relationships जो which are sufficient so that we can understand कि टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस को क्या होगा। हाँ रेजिस्टिविटी की इक्वेशन मैंने तेको ऑलरेडी दी, रेजिस्टिविटी की इक्वेशन मैंने तेको दी, उसमें तो रेजिस्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, बताया है कि नहीं? आज इस अल्फा की बातें होगी बेटा, बात समझ रहा है? अब हम ये देख रहे हैं जनरल कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि जब टेम्परेचर बढ़ा, बोले आखिर में कुछ शॉर्ट है, ये हटाओ तो सॉरी वो करो तो कॉपी यार क्या यार छुन लगा हम मिटाऊं ये डस्ट तला तो इदी में क्या दुपट्टा ऊपर मैं लगा था मेरे को नंबर वाइट। अब मैं इसको शॉर्ट में निचोड़ लिख रहा हूं, निचोड़ ये कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मल कोलिजन्स बढ़ते, थर्मल मोशन पहले बढ़ती, थर्मल मोशन बढ़ने की वजह से बेटा कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी बढ़ती है।
जब कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो हमने अभी देखा रिलैक्सेशन टाइम, और जब रिलैक्सेशन टाइम कम होता है तो दो चीजें देखी, रेजिस्टेंस भी बढ़ गई, रेजिस्टिविटी भी बढ़ गई। बात समझ रहा है? क्लियर? अच्छा, याद दिस इज वैलिड ओनली फॉर मेटल्स, दिस इज वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर्स। अगर तू यही चीज इंसुलेटर्स के लिए करेगा, किसके लिए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेजिस्टेंस। इंसुलेटर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ नहीं होता। बात समझ रहा है? क्योंकि वहां इंसुलेटर्स में बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वहां पर जो फ्री होने के लिए एनर्जी चाहिए, दैट इज एक्चुअली जो एनर्जी चाहिए दैट इज वेरी वेरी मोर देन केटी। मतलब टी केल्विन टेम्परेचर जब बढ़ता है, जो एनर्जी बढ़ती है ना थर्मल एनर्जी, तो इसका केटी क्या शासन, मतलब टी केल्विन अगर आप बढ़ाओगे केटी से आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती, लेकिन जो चाहिए ना एनर्जी वो बहुत ज्यादा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस फिर भी वैसी ही की वैसी। बात समझ रहा है? लेकिन अलबत्ता बेटा अगर आप ये कंसेप्ट टेम्परेचर का कंसेप्ट लगाओगे सेमीकंडक्टर्स पे, किन पे? सेमीकंडक्टर्स में बेटा जो ये गैप होती यानी कि जो चाहिए, सो नियरली इक्वल टू केटी। क्या चाहता? लेकिन नियरली इक्वल टू केटी का मतलब इट इज नॉट दैट आपने टेम्परेचर दे दिया तो बस हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें फ्री नहीं होता, पहले समझो। जो आपका ये किसके लिए मैंने कहा? सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर के लिए 0 केल्विन जो है ना, सेमीकंडक्टर इज एन इंसुलेटर। बात समझ पाएंगे? कहने का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं। अब फ्री तो क्रिएट करता है कैसे? टेम्परेचर बढ़ाने से। अब दिमाग लगा, जब तू टेम्परेचर बढ़ाएगा सेमीकंडक्टर के लिए, उसमें थर्मल मोशन बढ़ेगी, उसमें ये होगा तो ये तो हो गई। यानी कि जब सेमीकंडक्टर की बात होगी समझने की कोशिश कर, है क्या ये रियलिटी में? इंसुलेटर। व्हाट इज दिमाग से कैसे बना छुए इंसुलेटर, ये से टेम्परेचर छुना है बढ़ावा, आपको दरअसल फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? यानी कि चार्ज कैरियर्स मिलते हैं। बात समझ रहा है? सपोज उनका वो हम एन से लिख रहा हूं, तो चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं। जब चार्ज कैरी करने की क्षमता बढ़ गई तो सीधी सी बात है कंडक्टिविटी बढ़ गई, रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ गई, कंडक्टिविटी बढ़ गई। बात समझ रहे? अलबत्ता टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाली चीज भी होती है। टेम्परेचर बढ़ाने से ये कंसेप्ट भी है कि आपका रिलैक्सेशन टाइम होगा कम और रेजिस्टेंस होगी अलबत्ता बेटा जब हम सेमीकंडक्टर्स में नेट इफेक्ट की बात करें, दोनों इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि क्या असली इंसुलेटर, लेकिन ये से टेम्परेचर बढ़ो तो रूट नहीं सिस्टम क्या है। बात समझ रहा है? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको पहले दिन पढ़ाया था कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है सेमीकंडक्टर, दो की वजह से होती है, होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। असल में है सेमीकंडक्टर क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से होल्स, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये वाली चीज नहीं होती, ये वाली चीज भी होती। बात समझ रहा है? अलबत्ता बेटा इट इज दैट दिस इफेक्ट डोमिनेट्स। वो बात समझ रहा है ना? ये डोमिनेट करता है, जिसकी वजह से आप ये कहते हो कि जब आप टेम्परेचर ओवरऑल किनका बढ़ाओगे? सेमीकंडक्टर, उनकी रेजिस्टेंस बेटा घटती है। कहने का मतलब उनका कंडक्टेंस, उनका कंडक्टिविटी ये होता है। बात समझ रहा है? तुझे का सांगते मिसनिश मोबाइल शेयर मिसनिश तुझे वनात के माने आता है कैमरा कमी करा तुझे वनात क्या करो माने मल बोवित में नजर सुजन करा की तम छ केम ता वोनमुत अगर से हीट कर हनी नेट इफेक्ट छ कंडक्टिविटी छ बढ़ा सु तक कुट लगावा ताज छुस करा ते वो पेन जैसा होता है, वो गर्म होता है, उसको आगे लोहा होता है, उसमें लगा के वो टच उसको करता है। टेम्परेचर बढ़ गया, कंडक्टिविटी बढ़ गई, वह तमिस पाई यह खराब हो रहा है, वह कुन गस ज्यादा टेम्परेचर क्या गम से गई कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़े, मगर नहीं। सेमीकंडक्टर्स क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कार्बन फैमिली में है, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स है। कौन से बॉन्ड्स? तो जब तू टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाता है कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं। बात समझ रहा है कि नहीं? कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक। अब ये सेमीकंडक्टर रहा ही नहीं। So the net effect is that yes, you can increase the temperature, but not beyond a certain limit. शर्त लग गई आप। Therefore बेटा सेमीकंडक्टर्स में हाँ टेम्परेचर बढ़ाओ कंडक्टिविटी बढ़ेगी, but not beyond a limit, because उस वक्त
नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर, जो ये कोवेलेंट कंपाउंड था खत्म हो गया, अब ये कोवेलेंट है ही नहीं, तो ये क्या काम करेगा तेरा, बात समझ रहा है? और इंशाल्लाह इस आगे चलती ये वाली बात, ठीक है। अब मैं बेटा इस कॉन्सेप्ट को यहां पर समेट रहा हूं फाइनल कॉन्सेप्ट चीज। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया कंडक्टर्स में हुआ क्या, रिलैक्सेशन टाइम कम, कैसे हो गया कम, अभी तूने देखा, और फिर तूने देखा इनडायरेक्ट इंपैक्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। हाँ, रिलैक्सेशन टाइम और इसका रिश्ता तो समझ आ गया, लेकिन इसका रिश्ता इसके साथ क्या है वो भी समझ नहीं आया, वो मत आया समझ, क्योंकि कहीं पर हमने रिलैक्सेशन टाइम और टेम्परेचर का रिश्ता देखा नहीं, देखा ना। अगर आज से तेल करा वो लिंक, मतलब छुनो की वन करो लिंक जनरेट का खतर टेम्परेचर अस्ते रेजिस्टेंस चल ठीक थे से यार बेटा। अगर रेजिस्टेंस एट सम t डिग्री सेल्सियस है RT, और बेटा रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस है R0, then their two are linked as RT is equal to R0 into 1 plus alpha times delta T। मगर याद था ये एक्सप्रेशन है वैलिड जब आपका टेम्परेचर लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा? लेस देन। अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ 300 डिग्री सेल्सियस से तो ये वाली एक्सप्रेशन वैलिड। बात समझने की कोशिश कर। हटाओ मैं ये सारा क्या नहीं हो रही है। बात समझने की कोशिश कर क्या कह रहा हूं। जब इस चीज को आप टेम्परेचर का ग्राफ डालोगे किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ। तो ग्राफ कैसा आएगा जरा देख, टेम्परेचर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर है ना। ठीक, बता यार ग्राफ कैसा है? आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट एल्फा डेल्टा टी है ना। जब टेम्परेचर चेंज हुआ ही नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस था, तब रेजिस्टेंस कितनी है ना कुछ, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस है। दिस इज आर नॉट। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ता गया, ये तो स्लोप आ गई, तो स्ट्रेट लाइन है ना। एच ना y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये तो इंटरसेप्ट, इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। दिमाग लगे तला कसम छुई तो मैंने सॉलिड्स पर तला इतना पाथ को थोड़ा पाथ को एक टेम्परेचर आ रहा है सॉलिड्स में, यही ग्राफ दिखाया था। मैंने कहा यार एक टेम्परेचर, ये तो डिग्री सेल्सियस वाली बात, एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर तेरा सिस्टम बिहेव करता है एज 0 रेजिस्टेंस। इस टेम्परेचर को कहा था क्रिटिकल टेम्परेचर। कौन सा बोल? क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। अभी तक ये कंडक्टर था, लेकिन इस पर ये बन क्या गया? सुपर कंडक्टर। याद हुआ? और मैंने एग्जांपल्स उस दिन लिखाई थी, आज वो एग्जांपल जरा एक और सुन लो। मरकरी के लिए ये टेम्परेचर 4 केल्विन। अगर मरकरी 4 केल्विन पे आ गया, वो बिहेव करता है एज सुपर कंडक्टर। वो बात समझ रहा है? ये क्या है? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ रहा है? ये पीछे जाएगा, यहां पर 273 केल्विन। अच्छा, यहां पर पीछे कहीं पर हुआ 0 केल्विन, आगे आगे आता गया। मतलब हर किसी सब्सटेंस का अपना अपना वैल्यू होता है। किसका? क्रिटिकल टेम्परेचर। बात समझ रहा है? क्लियर? अच्छा सर, ये अल्फा जो है, अल्फा ये क्या है? अल्फा नाउ दिस अल्फा बेटा इट इज कॉल्ड एज, देखो ये है क्या, एक बार देखो वगैरह, आर टी माइनस आर नॉट होल डिवाइडेड बाय आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। कह सकता हूं? तो यार व्हाट इज दिस? चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस है ना, इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। वो है कि नहीं? जरा इफ डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब तूने टेम्परेचर को चेंज किया कितने से? जब टेम्परेचर को 1 डिग्री से चेंज करेगा, अल्फा है क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज अल्फा? इट इज कॉल्ड एज द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इट विल गिव यू द आइडिया कि अगर तूने 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज किया, तेरे सिस्टम में फ्रैक्शनल कितनी ज्यादा चेंज, कितनी कम चेंज आएगी, किसमें? रेजिस्टेंस। बात समझ रहा है या क्लियर? अच्छा, याद थे अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, अल्फा इज अ वेरिएबल। ये डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट होता है।
डिफरेंट टेम्परेचर पे। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर था पहले T1, फिर चला गया T2, तो अल्फा का वैल्यू T1 से लेकर T2 तक जितने टेम्परेचर है हर किसी टेम्परेचर पे अपना अपना, लेकिन अल्फा का वैल्यू जो हम यहां पर लेते हैं ना बेटा, दिस इज द एवरेज वैल्यू, उस वैल्यू एवरेज वैल्यू लिया जाता है। हम इसको एवरेज करते हैं, अल्फा 1 T1 पे था, फिर थोड़ा उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे, फिर सारे टेम्परेचर्स का एवरेज निकालते हैं, अल्फा का भी एवरेज निकलेगा ना, और तब जाकर बेटा अल्फा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वह यार अल्फा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यह छुने एग्जैक्ट वैल्यू आसान किया, बिकॉज़ अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ इटसेल्फ द टेम्परेचर। बात समझ रहा है? अच्छा सुन, जो इक्वेशन है ना, इज नॉट द एग्जैक्ट इक्वेशन, दिस इज क्यों, क्योंकि अब अल्फा इसमें है ना खुद एवरेज, क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है यार। अलबत्ता बेटा आपका टेम्परेचर, हाँ अब कैसे बढ़ रहा है, लीनियर, रेजिस्टेंस कैसे बढ़ रही है, लीनियर, लेकिन बेटा याद रखना आपका टेम्परेचर जो बढ़ रहा था, रेजिस्टेंस भी तो बढ़ रही, किन के लिए, कंडक्टर्स के लिए, है कि नहीं। अब ये अल्फा यहां पर फ्रैक्शनल चेंज का कांसेप्ट दे रहा है, इशू से बना कितनी चेंज आएगी रेजिस्टेंस में जब तो 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज, और आप देख रहे हो चेंज हमेशा पॉजिटिव है, इफेक्टिवली अल्फा का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, मगर किन के लिए, कंडक्टर्स। यही अल्फा 0 होता है और यही अल्फा बेटा नेगेटिव भी होता है। 0 होता है इंसुलेटर्स के लिए, देख देख जब अल्फा होगा 0, अल्फा होगा टेम्परेचर को कुछ भी करिए ना 0, रेजिस्टेंस आएगी ना उतनी ही। इंसुलेटर्स अभी देखा ना, टेम्परेचर चेंज करते जा रेजिस्टेंस वही इंसुलेटर्स। अलबत्ता बेटा अल्फा जो है ये नेगेटिव भी है, क्या है, फॉर एग्जांपल तूने टेम्परेचर बढ़ा, तूने टेम्परेचर अल्फा अगर नेगेटिव हुआ, अल्फा अगर तब क्या कर, इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा ना, रेजिस्टेंस घट गई कि बढ़ गई, घट गई, तेरे गया कंडक्टेंस इंक्रीज, तेरे कुछ बिहेवियर से सेमीकंडक्टर्स। तो याद रखिएगा नेगेटिव होता है किन के लिए, इंसुलेटर्स के लिए क्या होता है, और बेटा आपके कंडक्टर्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। बात समझ रहा है, क्लियर। अच्छा क्या उनमें थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और द फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, क्लियर छ था तो ना सर दबा यो एक्सप्रेशन जी इसे फेल गसान अगर चोन टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस अलाउ, ये वैलिड को दता 300 तक इंक्लूडेड, 301 हुआ ना, ये एक्सप्रेशन फेल हो, क्योंकि जो ग्राफ देखा गया बेटा वो ऐसा नहीं है, कुछ करीब करीब एक ही होता, यानी कि ये पैराबोलिक फैशन हो रहा है, एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहा है। एक्सप्रेशन बेटा ये बन जाती है, resistance at a temperature is given by R naught into 1 plus alpha t, अभी तक कोई इशू नहीं, plus beta t square. Again beta alpha and beta they are again the thermal coefficients or the temperature coefficient of resistance, मगर बीटा का कांसेप्ट कब आता है, जब तेरा टेम्परेचर मोर देन 300 डिग्री सेल्सियस हो, होता यार। अगेन से बना अल्फा बीटा इमशन आसान एग्जैक्ट के इमशन आसान क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट, इनका एवरेज निकाला जाता है तब। अब टेम्परेचर पे आ गया पावर, जो बचा वो रेजिस्टेंस, तो आपका पैराबोला ग्राफ होगा और होगा सिमेट्रिक अबाउट दिस, तो हो रहा है ऐसे, ये वाला साइड नहीं दिखा रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव टेम्परेचर में करेक्ट, तो यहाँ से बेटा आप दिखाओ, बात समझ रहे हैं। हाँ ये तो था एम पची या खतर ये इक्वेशन ये लीनियर के हो तो यार एरा प्रॉब्लम चलो मैं मानते नहीं। अब टेम्परेचर है T1, तब रेजिस्टेंस होगी ना बेटा R1, टेम्परेचर है T2, तब क्या रेजिस्टेंस होगी आशना। मुझे बता R2 और R1 का क्या रिश्ता है, R2 और R1 का क्या रिश्ता है, इना चीज पर करक मेहरबानी कर R2 is equal to R1 into 1 plus alpha delta t, ये एक्सप्रेशन गलत है, याद रखिएगा क्यों, क्योंकि एक्सप्रेशन ये है RT बराबर R नॉट एट 0, कंपैरिजन 0 के साथ है, ये नहीं करना, ये R1 लेगा तो बोलेगा सर ये इसमें भी तो चेंज हुआ, नहीं नहीं ना, इस पर शून्य करूं क्या, तेरे क्या करूं, हाँ अपना अपना फॉर्मूला दोनों को लगेगा, पहले वाले को लगेगा R2 is equal to R naught 1 plus alpha delta t, delta t is T1 T2 minus T मतलब minus 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो T2 है, यहाँ बात समझ रहे हैं। R1 का मेरे बराबर सुको पानो ना 1 plus alpha T1, अब तू इनका रेशो ले सकता है, तू लिखेगा ये फिर R2 by is equal R naught cancel 1 plus alpha T2 डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा T1, ये रिलेशनशिप है, इना होकर
या थोड़ा याद गलत गई क्लियर छ सो गई गलत हां सो हम से शीट पर लिखी सो करी मल्टीप्लाई या पर कर मल्टीप्लाई पर पता छ वहां देखो चेंज इन रेजिस्टेंस मिलेगा ना कि R2 मिलेगा बात समझ रहे क्लियर छ अच्छा लास्ट की बात कर रहा हूं सुनो ना अल्फा क्या है अल्फा क्या है अल्फा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बेटा कुछ डिवाइसेस है जिनको हम थर्मिस्टर्स कहते हैं क्या कहते हैं what are thermistors they're sometimes called as heat sensitive resistors heat sensitive क्या heat sensitive क्या resistors ईमान क्या आसान ईमान देखिए याद था इनका अल्फा बेटा हाई होता है अल्फा क्या होता है इनका इनकी रेजिस्टिविटी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है लेकिन इनका अल्फा जो है बेटा वो बहुत हाई होता है तो क्या मतलब वो अल्फा हाई होने का मतलब जरा देख अल्फा जब ज्यादा तो इसका माना फ्रैक्शनल चेंज ज्यादा किसके लिए फॉर 1 डिग्री राइज इन टेंपरेचर यानी कि ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं बेटा कि उनमें आप थोड़ा सा चेंज लाओ टेंपरेचर में इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा चेंज होती है तो यम का लगा यम टेंपरेचर में फ्लक्चुएशन मतलब ये इतने सेंसिटिव है बेटा कि ये मेजर कर सकते हैं इवन 10 केल्विन का डिफरेंस ये मेजर कर सकते हैं चेंज ऑफ 10 रेज पर -3 डिग्री सेंटीग्रेड ये कितना छोटा टेम्परेचर है इसको भी ये मेजर कर पाते हैं इनको क्या बोलते हैं थर्मिस्टर्स दे आर कॉल्ड एज हीट सेंसिटिव रेजिस्टर्स अच्छा ठीक क्लियर अच्छा इशू तो नहीं किसी को कुछ समझ आ गई बात है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर अच्छा चलो फिर कल इंशाल्लाह सवाल अच्छा एक और चीज देखो ये अल्फा जो यहां पर लिखा ना मैंने इसको मैंने बोला थर्मल कोएफिशिएंट या टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ रेजिस्टिविटी की एक्सप्रेशन याद है रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी दिस इज टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इन रेजिस्टेंस ले सकता है इट इज टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी हां अब देखो इस टेंपरेचर पर रेजिस्टेंस 0 हुआ था तो इसी टेंपरेचर को ऐसे दिखाया था देखो सेमीकंडक्टर्स में या सुपर कंडक्टर ऐसे दिखाया था ना इस टेंपरेचर पर रेजिस्टिविटी 0 हो गई ये शुद्धि एनालॉजी पर इसी को दिखाया था आपने सेमीकंडक्टर्स में अल्फा और टेंपरेचर का ग्राफ सेमीकंडक्टर्स में ऐसा था टेंपरेचर बढ़ा रेजिस्टिविटी कम क्यों क्योंकि वहां अल्फा क्या है वो देखो नेगेटिव स्लोप नेगेटिव है बात समझ रहे इसे बड़ा अगर सोचे रेजिस्टिविटी विद टेंपरेचर कंडक्टर्स के लिए बढ़ता है लेकिन ये ग्राफ लीनियर लेकिन रेजिस्टिविटी का थोड़ा एक्सपोनेंशियल बात समझ रहे हो सो इन जनरल बेटर दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस विद टेंपरेचर आई होप आपको ये चीजें विस्तार से क्लियर हो गई ठीक है आई स्टॉप